हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम डेली टेस्ट 4 लेने वाले हैं। इसके पहले हम 3 टेस्ट कर चुके हैं 20-20 प्रश्नों का। ये सारे टेस्ट एसआई के शेड्यूल पर आधारित है जो अपने ऐप पर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएंगे। बहुत सारे साथी बात कर रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ भी हमें टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दीजिए। मुझे लगता है कि इसकी विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारे के सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ विद आंसर आपको अपने ऐप पर आपको मिल जाएगा, है ना। वहाँ पर आप टेस्ट देकर भी देख सकते हैं, बिना टेस्ट भी देकर देख सकते हैं, री अटेम्प्ट भी वहाँ पर आप वापस से कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी जब आप टेस्ट देते हैं तो आपकी रैंक भी वहाँ पर आ जाएगी, तो आप रैंक देख सकते हैं, दूसरों से तुलना कर सकते हैं, दूसरों की कितनी रैंक आ रही है, कि फर्स्ट रैंक के कितने नंबर है, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे उसकी विशेष ज़रूरत नहीं लगती कि इसकी पीडीएफ होनी चाहिए। बाकी वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले 5 सवाल हमारे हिंदी के है, ये सारे सब्जेक्ट हम इससे कवर करते चलेंगे। एसआई का पूरा सिलेबस, एसआई यानी कि आरएस का पूरा सिलेबस प्लस हिंदी भी इसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम समास विग्रह कर रहे थे, तो देखो यहाँ पर शब्द आया है सिर दर्द का समास विग्रह क्या है। सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द या सिर से दर्द। अब यहाँ पर सीधा सीधा देखो, सिर से दर्द और सिर को दर्द तो हम वैसे ही कट कर सकते हैं, तो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। सिर में दर्द कहें या सिर का दर्द कहें, देखो वास्तव में इसका सही आंसर होगा सर में दर्द। सिर में दर्द, सिर दर्द का अगर हम समास विग्रह करें तो सर का दर्द नहीं होता है, सिर में दर्द होता है। यानी यहाँ पर समास कौन सा होगा, हमने समास विग्रह तो कर दिया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आप मुझे बता दीजिए इसमें समास कौन सा होगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर कारक की विभक्ति आ रही तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, और तत्पुरुष में भी कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण का जहां पर आता मैं पे पर, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूं जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है रणवीर। अब इसका समास विग्रह रण का वीर नहीं करेंगे, इसका हम समास विग्रह करेंगे रण में वीर। रण में वीर, तो यहां पर समास विग्रह हो जाएगा रण में वीर, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी तरह से आप कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे सभा पंडित। अब सभा पंडित में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका जो समास विग्रह होगा वो सभा का पंडित हो सकता है। सभा का पंडित नहीं होगा, सभा में पंडित। देशवासी, ये कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये देश का वासी नहीं होगा, यहाँ पर होगा देश में वासी या देश में वास करने वाला, तो यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ये 3 एग्जाम्पल आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नील कमल में कौन सा समास है। जिनकी भी थोड़ी बहुत हिंदी अच्छी है, समास पढ़ा होगा, आराम से इसको पहचान सकते हैं। हम 10वीं क्लास में भी हिंदी पढ़ रहे तो वहां से ही आ रहा नील कमल, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल। नील कमल, नीला है जो कमल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। जहां पर विशेषता, विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास। नीला है जो कमल, नील कमल, कर्मधारय समास। नीला, देखो नीला क्या है, नीला यहाँ पर विशेषता बता रहा है, ये नीला हो गया विशेषण। और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही, कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो कमल यहाँ पर क्या हो गया, कमल यहाँ पर हो गया विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है, वहां पर हम इसको कहते हैं कर्मधारय समास। ओके, कल ही हमने पढ़ा था कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कुछ एग्जांपल, जैसे हम द्विगु, द्विगु समास, जिसमें आसान, द्विगु समास को पहचाना आसान होता है। पहला पद सामान्यतः, सामान्यतः पहला पद संख्यावाची। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सप्ताह, 7 अह से यहाँ पर बनेगा अहन, अहन का मतलब होता है दिन। सप्त अहन का समूह, सप्त अहन, अहन का मतलब होता है दिन। अहन और निश, अहर निश जैसे आपने पढ़ा होगा, सप्त अहन, सप्त अहन का समूह सप्ताह हो गया। ऐसे जैसे हम ले सकते हैं तिमाही, 3 महीनों का समूह। ऐसे हम ले सकते हैं शताब्दी। तो देखो सब में संख्या आ रही है, इसका मतलब इनको पहचानना बहुत आसान है। द्विगु समास यहाँ पर होगा शात, शत, शत का मतलब 100, अवधि का मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समूह यहाँ पर हो जाएगा शताब्दी। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। देखो ऐसा एग्जांपल भी हो सकता है जिसमें संख्या आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो द्विगु समास हो। कई बार पूरी संख्या दी जाती है, पूरा शब्द एक संख्या है। देखो यहाँ पर शत पहला पद संख्या है, दूसरा पद संख्या नहीं है। लेकिन जैसे अगर पूरा पद संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर संख्या ही लिख दी 24, तो ध्यान रखना यह 24 में द्विगु समास नहीं मानना। ये 24 कैसे बना है, ये 24 बना है 4 और 20। इसका समास विग्रह इस तरह से होगा 4 और 20। जैसे ही यहाँ पर 4 और 20 आया, 20 और लगा यहाँ पर
4 और 20 से मिलकर बना द्वंद्व समास हो जाएगा। 85, 5 और 80 द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और है जहां पर बहुव्रीहि समास हो सकते हैं, भले इसमें आपको संख्या दिखे। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं एक दंत। अब एक दंत में आप देखेंगे पहला पद यहां पर आपको संख्या दिखाई दे रही है एक दंत, लेकिन ध्यान देना एक दंत का विशिष्ट अर्थ निकलता है। गणेश जी के लिए हम काम में लेते हैं एक दंत। क्लियर है? तो एक दंत में यहां पर ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अब अष्टाध्यायी में आप देखेंगे कि 8 आ रहा है, अष्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी अष्टाध्यायी जो पाणिनि की पुस्तक है उनके बारे में यहां पर आता है, इसलिए यहां पर अष्टाध्यायी विशेष अर्थ निकलने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण के बारे में आता है तो 10 शब्द आ रहा है, फिर भी ये द्विगु समास नहीं मानेंगे, इसको हम यहां पर बहुव्रीहि समास मानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर, भला बुरा। मेरे ख्याल से देखते ही आसानी से आपको पता लग रहा है। देखो सब में डैश डैश आ रहा है, तीनों में से रीजनिंग के सवाल में जैसे हम करते हैं तीनों में से अलग छांट करके लिए एक वैसे ही अलग दिख रहा है, इसका आंसर आप सीधा लगा सकते हैं कपीश्वर। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कभी कभार सिर्फ डैश से काम नहीं हो सकता, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। कपीश्वर यहाँ पर अलग है। कपीश्वर कौन सा समास है ये भी बता दीजिए। कपि के ईश्वर है जो, कपि का मतलब होता है वानर, कपि वानर को कहते हैं, तो कपियों का ईश्वर है जो। कपीश्वर वर्ड हम लेते हैं हनुमान के बारे में। आज आपको पता है चैत्र मास की पूर्णिमा है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये चैत्र पूर्णिमा है, और चैत्र पूर्णिमा को आपको पता है चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती भी आती है। आज हनुमान जी की जयंती भी है। कपीश, कपीश देखो यहाँ पर यही वर्ड कपीश वर्ड भी हनुमान जी के लिए ही आता है। यहाँ पर वज्रंग, वज्रांग, जो बजरंग बली बना है वो वज्रंग इसी से बना है। वज्रदेह, ये सारे वर्ड्स भी अगर आते हैं। अंजनी पुत्र या अंजनी सुत एक ही बात है। पवन सुत, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम आपने सुना होगा। ये सारे के सारे अगर इनमें से आते, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हो गए, और सारे हनुमान जी के लिए आते हैं। आज चैत्र पूर्णिमा है और आज हनुमान जी की जयंती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा, हनुमान जी की जयंती वर्ष में 2 बार आती है। ये पहली बार चैत्र पूर्णिमा को आती है, और दूसरी बार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ पर दूसरी उनकी जयंती आती है। असली जो उनका जन्म माना जाता है वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनका जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को माना जाता है। तो चैत्र पूर्णिमा को उनका जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको अगर किसी को पता है तो मुझे आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना, बाकी साथी भी इसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वैसे इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। भूल चूक द्वंद्व समास है इसमें। भूल, देखो इसमें द्वंद्व समास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। समाहार द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, विकल्पक द्वंद्व समास, भूल चूक आदि। इसमें भूल और चूक नहीं लिखना है, इसको लिखना है भूल चूक आदि। भूल चूक आदि, भूल चूक हो सकती है तो भूल चूक आदि, भूल और चूक नहीं। माता पिता, माता और पिता, तो इसको माता और पिता लिखेंगे, यहां पर होगा इतरेतर समास। भला बुरा, देखो जब इस तरह के आते हैं, जब दो विपरीत आते हैं तो यहां पर इस तरह से लिखा जाना चाहिए भला या बुरा। कई जगह इसमें सिर्फ बुरा आदि भी लिखा है, लेकिन इसका सही होना चाहिए भला या बुरा। जब दो विपरीत आते हैं, जैसे धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, लाभालाभ, लाभ या अलाभ, दिन रात, दिन या रात, इस तरह से, तो यहां पर विकल्पक द्वंद्व समास आ सकता है। ये इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, या द्वंद्व समास? तो देखो इसमें संख्या आ रही है नवरत्न, तो संख्या से हम सीधा कह सकते हैं इसमें द्विगु समास होता है। ये इसका आंसर होगा द्विगु समास। अगला सवाल, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि कल ही हमने इसको किया था। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का एक विशेष अर्थ निकलता है और वो हम भगवान शिव के लिए प्रयुक्त करते हैं। कल ही हमने देखा था, कुछ साथियों ने बताया था चंद्रमौली, चंद्रचूड़, ये एग्जाम्पल भी आपने बताया। तो देखो चंद्रचूड़ हो, चंद्रमौली हो, कल ही हमने बात की थी आशुतोष, ये सारे के सारे नाम आते हैं भगवान शिव के। ये सारे के सारे अगर आते हैं तो सब में बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। हम पूरे शिव परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे शैलसुता, किसके बारे में आएगा? शैलसुता, शैल पर्वत के बारे में, सुता यानी उनकी पुत्री, तो शैलसुता माता पार्वती के बारे में आता। शैल नंदिनी, शैलसुता कहो, शैल नंदिनी कहो, एक ही बात है। हिमतनिया,
हिम की तनया, तनया का मतलब वही पुत्री, हिम की तनया है जो यहाँ पर हो जाएगा भगवान माता पार्वती के लिए। ऐसे ही आप देखिए षडानन, छह है आनन जिसके, किसके लिए आएगा? कमेंट में मुझे लिख के बताइए षडानन किसके लिए आता है? कार्तिकेय के लिए आता है। ऐसे ही षणमुख, छह है मुख जिसके। ऐसे ही गजानन गणेश जी के लिए आता है। गणेश जी के लिए तो बहुत सारे बन सकते हैं, गजानन है, वक्रतुंड है, एक दंत है ना, इस तरह के गणपति है, बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये सारे सारे बहुव्रीहि समास में आएंगे। ये पूरा जो शिव जी का परिवार है वो सारा का सारा यहाँ पर आ गया। मैंने आपको सबके दर्शन करा दिए हैं। अगला देखते हैं। अब यहाँ से हमारे राजस्थान हिस्ट्री के सवाल शुरू हो गए। मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? देखो बहुत ही पॉपुलर सवाल है, लगभग कई एग्जाम में ये सवाल आ चुका है और मेरे ख्याल से लगभग सभी साथियों को इसके बारे में पता होगा क्योंकि काफ़ी इसकी चर्चा होती है। हुरडा सम्मेलन, तो मुझे इसका फटाफट आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। देखो कई साथी इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, जगत सिंह प्रथम में, जगत सिंह द्वितीय में, और कई साथियों में कन्फ्यूजन हो सकता है संग्राम सिंह में और संग्राम सिंह द्वितीय और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ध्यान रखिए इसका सही आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय का संबंध इनसे है, जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हुरडा सम्मेलन क्या है? हुरडा जगह का नाम है। ये हुरडा जगह जो है वो आज के भीलवाड़ा जिले में आती है। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734। अब ये सम्मेलन किस वजह से हुआ है, किस वजह से ये सम्मेलन हुआ था? और इसमें महाराणा जगत सिंह द्वितीय को इस सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया क्योंकि मेवाड़ राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था और मेवाड़ राज्य की जो प्रतिष्ठा थी वो सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। इस वजह से मेवाड़ के महाराणा को एक तरह से इसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले इसका अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को बनाया गया और संग्राम सिंह प्रथम, महाराणा सांगो को कहा जाता है, ये संग्राम सिंह द्वितीय थे। पहले इनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और बाद में इस सम्मेलन के बीच में ही, सम्मेलन जब होना होता है उसके जस्ट पहले महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जो उनके पुत्र है जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र हैं जगत सिंह द्वितीय, ये महाराणा बनते हैं। तो बाद में इनको इनकी जगह पर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। एक सवाल पूछा जाता है किसके प्रयासों से यह सम्मेलन हुआ? तो सवाई जय सिंह, जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उनके प्रयासों से यह सम्मेलन हुआ। अब बात आती है सम्मेलन हुआ क्यों? सम्मेलन इसलिए हुआ क्योंकि राजपूत राज्य को, राजस्थान के जो भी राजपूत राज्य थे उनको बार बार मराठों को आक्रमण झेलना पड़ रहा था। मराठे यहाँ पर लूटपाट करते थे, आक्रमण करते थे और चौथ वसूलते थे। मजबूर होकर उनको कर देना पड़ता था क्योंकि सारे राजपूत राजा आपस में ही लड़ रहे थे, सारे राजपूत राजा अलग अलग होकर हो रखे थे, एक होकर वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो इस सम्मेलन में ये उद्देश्य रखा गया कि हम सारे एक हो जाते हैं और एक होकर हम मराठों का आक्रमण का जवाब देंगे। तो इसको एक करने के लिए, सारे राजपूत राजाओं को एक करने के लिए हुरडा सम्मेलन हुआ था। हालांकि बाद में यह असफल हो गया, इसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। ये बिल्कुल आज के नाटो, जैसे आज का नाटो है, नाटो में 30 जो देश हैं उनका मकसद उनका यही है, नाटो में जो भी देश है कि एक भी देश पर अगर हमला होगा तो समझ लीजिए कि सारे देशों पर हमला हो गया, सारे देश मिलकर उस देश का मुकाबला करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा एक संघ बनाने का मकसद था कि हम एक संघ बनाएंगे, किसी भी राज्य पर अगर आक्रमण होता है, किसी भी राज्य में लूटपाट होती तो सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इस तरह का एक उद्देश्य था। लेकिन बाद में वही सब आपने निजी स्वार्थ में यहाँ पर सबको अपना अपना निजी स्वार्थ दिख रहा था, सबको अपना अहम दिख रहा था, आपस में झगड़ रहे थे। तो ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया और बाद में सारे के सारे राजपूत राज्यों को वापस से मराठों को चौथ कर यहाँ पर देना पड़ा। और ये सारा सम्मेलन जो गुप्त रूप से चल रहा था, मराठों को भी इनके बारे में पता चल गया, तो ये सफल नहीं हो पाया। ये जो प्रयास सवाई जय सिंह ने किया था, ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। जो याद रखने वाली बातें, हुरडा भीलवाड़ा नाम, अभी जो भीलवाड़ा जिले हैं उसमें है, 17 जुलाई 1734 को ये हुआ। संग्राम सिंह द्वितीय को पहले अध्यक्ष बनाया गया, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जगत सिंह द्वितीय इसके अध्यक्ष थे और सवाई जय सिंह के प्रयासों से ये हुआ। मराठा आक्रमण से बचने के लिए, एक संघ निर्माण करने के लिए ये सम्मेलन हुआ था, लेकिन बाद में ये असफल हो गया। अगला सवाल, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के बारे में आपने पढ़ा, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से जो भी थोड़ी बहुत भी तैयारी करा सबने राजस्थान जीके में ये पढ़ रखा होगा। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह, आपको पता है उदय सिंह राणा सांगा की मृत्यु के बाद
विक्रमादित्य, रतन सिंह बनते हैं, विक्रमादित्य बनते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है बनवीर के द्वारा और बनवीर राज्य हथिया लेता है। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। जब उदय सिंह बड़े हो जाते हैं तो 1537 में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और वहाँ के जो सरदार उनको पता चलता है कि उदय सिंह जीवित है, तो 1537 में कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन कब स्थापित किया गया। 1537 में इनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन 1540 में, इसके बाद 1540 में वो मालदेव की सहायता से बनवीर को वहाँ से भगा देते हैं, बनवीर की हत्या हो जाती है और बाद में 1540 में चित्तौड़ दुर्ग पर शासन स्थापित करते हैं मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा 1540 ईस्वी में। आप देखेंगे महाराणा सांगा के बाद महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप। एक तरह से देखो, महाराणा प्रताप का नाम हम ज़्यादा सुनते हैं, महाराणा सांगा का नाम हम ज़्यादा सुनते हैं, उसके बाद पहले महाराणा कुंभा का नाम ज़्यादा सुनते हैं, यानी दादा पोता का नाम हम ज़्यादा सुनते हैं। महाराणा उदय सिंह के बारे में आपको कोई विशेष उपलब्धियाँ नज़र नहीं आएगी। महाराणा उदय सिंह के बारे में आप देखेंगे तो कई इतिहासकार तो इनका बारे में मानते हैं कि महाराणा प्रताप की उपलब्धियाँ, महाराणा सांगा की जो उपलब्धियाँ थी, उनके बीच में महाराणा उदय सिंह एक तरह से मेवाड़ के इतिहास में इनका जो स्थान है वो सही नज़र नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आप देखिए कुछ ऐसी घटनाएं जहां आप महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल लीजिए, जहां पर बहुत छोटी सेना के साथ भी उन्होंने अकबर की जो विशाल सेना थी उसका मुकाबला किया। लेकिन महाराणा उदय सिंह के बारे में आप देखेंगे, मैं कुछ एक दो घटनाएं बताता हूँ। 1543 इनके शासनकाल के 3 साल बाद ही शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है मेवाड़ पर। लेकिन युद्ध करने की बजाय महाराणा उदय सिंह पहले ही हथियार डाल देते हैं और पहले ही दुर्ग की चाबियां उनको सौंप देते हैं, यानी पहले ही हथियार डाल दिए। 1543 में शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है चित्तौड़ के किले पर। तर्क ये दिया जाता है कि महाराणा उदय सिंह की सेना बहुत ही छोटी थी, वो वैसे भी युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं थी और उन्होंने हथियार डाल दिए। इसी तरह से एक युद्ध और आता है, जैसे 1557 को ये सवाल हो सकता है बहुत कम साथियों को पता हो, एक पूछा जाता है हरमाडा का युद्ध कब हुआ था? तो 1557 में हरमाडा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? उदय सिंह और हाजी खां के बीच में, उदय सिंह व हाजी खां, और इसमें हाजी खां की विजय होती है। हाजी खां इसमें जीत जाता है। हाजी खां अजमेर में सेनापति नियुक्त किया होता शेरशाह सूरी का, और इनके दोनों के बीच में युद्ध होता है और हरमाडा का युद्ध भी यहाँ पर 1557 में उदय सिंह हार जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1567-68 चित्तौड़ का तीसरा साका आपने पढ़ा होगा। 1567-68 में अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, और इस समय भी जयमल और फत्ता को दुर्ग सौंप कर उदय सिंह वहाँ से भी चले जाते हैं, और 1567-68 में यहाँ पर चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। फत्ता की जो महारानी जो रानी थी फूलकवर, उन्होंने यहाँ पर जौहर कहा था, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो तीसरा यहाँ पर साका हुआ था। जौहर और केसरिया दोनों होते हैं तो उसको साका बोलते हैं। तो 1567-68 में तीसरा साका यहाँ पर होता है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं थी। इस वजह से महाराणा उदय सिंह को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जो महाराणा सांगा का है, महाराणा प्रताप का है। और एक लास्ट अंतिम समय में जब महाराणा उदय सिंह 1572 में इनकी मृत्यु हो गई थी, अंतिम समय में जो योग्य उत्तराधिकारी होते हैं इनके महाराणा प्रताप को अपना उत्तराधिकारी न घोषित करके अपने उनके जो छोटे पुत्र थे जगमाल सिंह को ये मेवाड़ का महाराणा बना घोषित कर देते हैं। लेकिन वहाँ के सरदार इसका विरोध करते हैं और वो महाराणा प्रताप को वहाँ का राजा बना देते हैं, उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो ये महाराणा उदय सिंह के बारे में कुछ जानकारी थी। और एक जानकारी और आप याद रख सकते हैं, 1559 जो उदयपुर शहर बसाया गया वो महाराणा उदय सिंह के नाम से ही है, इन्होंने ही बसाया था 1559 में उदयपुर नगर। तो ये भी एक फैक्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी इनकी नहीं देखेंगे, कोई बहुत बड़ा उन्होंने युद्ध जीता हो, कोई बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हो कुंभा की तरह, तो न तो कोई शस्त्र के धनी हम यहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं, न ही कोई शास्त्र के धनी हमें यहाँ पर महाराणा उदय सिंह नजर आते हैं। अगला सवाल देखो, महाराणा कुंभा आते ही कितने सारे ग्रंथ आपको नजर आ गए। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? महाराणा कुंभा इतने शक्तिशाली शासक थे,
अपना बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया और जो भी राजा इनसे लड़ने आते थे वो परास्त होकर ही जाते थे। तो महाराणा कुंभा जितने शस्त्र के धनी थे उतने ही शास्त्र के धनी भी थे, प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के। कितने सारे ग्रंथ तो इन्होंने खुद लिखे, वेद पढ़ रखे थे, उपनिषद पढ़ रखी थी, सारी स्मृतियाँ, मीमांसा सब कुछ इन्होंने पढ़ रखा था और बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने संस्कृत में उन्होंने खुद रचित किए। तो महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है शस्त्र के और शास्त्र के धनी थे। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा कुंभा का काल। बहुत सारे स्थापत्य, बहुत सारे दुर्ग इन्होंने बनवाए थे, बहुत सारे मंदिर इन्होंने बनवाए थे। तो महाराणा कुंभा जो व्यक्तित्व दिखता है इनका वो बहुत ही अलग तरह से बाकी सभी राजाओं से बिल्कुल अलग दिखता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये सवाल, इस तरह का सवाल आरएस में आ चुका है। संगीत प्रिया, संगीत राज, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया टीका और कला निधि। आपको ये पहचानना कि इनमें से कौन से ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। तो देखो इसका सही आंसर संगीत राज महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। सूड प्रबंध भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। रसिक प्रिया पर टीका जो इन्होंने लिखी थी वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा। कला निधि जो लिखा गया, कला निधि महाराणा कुंभा का नहीं है, ये मंडन के पुत्र थे गोविंद, उनका लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर संगीत प्रिया भी इनका नहीं है, इनका सही आंसर बी, सी और डी होना चाहिए। तो बी, सी, डी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो कला निधि लिखा गया, इसके अलावा देखो संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, ये ग्रंथ भी महाराणा कुंभा का ही है। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, चंडी शतक पर टीका लिखी इन्होंने। चंडी शतक, चंडी शतक एक ग्रंथ है, उस पर वापस टीका लिखी तो उसको कहते हैं चंडी शतक पर टीका, मतलब उसकी अलग तरह से व्याख्या करना। तो चंडी शतक पर टीका ये ग्रंथ भी महाराणा कुंभा का। ये कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। तो आप देख सकते हैं कितने अलग अलग विषयों का इनका ज्ञान था, बहुत ही विशद ज्ञान महाराणा कुंभा का था। इसके अलावा देखो अभी मैंने अभी लिखा है कला निधि, ये ग्रंथ किसका था ये भी आपको पता होना चाहिए। कला निधि, उद्धार धारिणी और द्वार दीपिका, ये 3 ग्रंथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। द्वार दीपिका, ये सवाल तो देखिए आपको ऐप में मिल जाएंगे, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट उतारना चाहे तो ये फैक्ट उतार सकते हैं। ये सारे ग्रंथ किसके हैं, तो मंडन के पुत्र थे, ध्यान देना ये मंडन के नहीं है, मंडन के पुत्र थे गोविंद। मंडन बड़े प्रसिद्ध वास्तुकार थे कुंभा के दरबार में। मंडन के पुत्र गोविंद, उनके यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रंथ थे। अब चलते हैं अगले सवाल पर। किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है, किस राजपूत शासक को। तो यहाँ पर राजपूत शासक की बात हो रही है, किस राजपूत शासक को हम अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कह सकते हैं। महाराणा प्रताप को, सवाई जयसिंह को, महाराणा जयसिंह को और महाराणा संग्राम सिंह को। महाराणा जयसिंह, देखो महाराणा जयसिंह जो थे वो मेवाड़ से थे और सवाई जयसिंह जयपुर से थे। महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते ही, और महाराणा संग्राम सिंह प्रथम या महाराणा सांगा के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पर सांगा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर संग्राम सिंह लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए महाराणा संग्राम सिंह सांगा को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर महाराणा सांगा के बारे में लिखा हुआ। तो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम राजपूत शासक की बात करें तो राजपूत शासक में यहाँ पर नाम आएगा महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा सांगा सब जब राजा थे तो देखो उन्होंने दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, दिल्ली के सुल्तान को एक तरह से वहाँ पर पूरे भारत का सम्राट माना जाता था, जो दिल्ली के सल्तनत में वहाँ पर सुल्तान। तो इब्राहिम लोदी को उन्होंने 2 बार परास्त कर दिया था। एक तो खातौली के युद्ध में, आपको पता होगा 1517, खातौली जो कि बूंदी में आता है, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। 1519 पाड़ी धौलपुर का युद्ध, इन दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को इन्होंने परास्त कर दिया था। तो देखो इब्राहिम लोदी क्योंकि दिल्ली का सुल्तान था और मेवाड़ में यहाँ पर थे महाराणा सांगा, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इस प्रभाव को रोकने के लिए खातौली का यहाँ पर युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी एक तरह से आक्रमण करते हैं और इब्राहिम लोदी इनकी सेना को बड़ी परास्त, यहाँ पर बड़ी हार मिलती है इन दोनों युद्ध में। तो एक तरह से इन दोनों युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है महाराणा सांगा का। एक तरह से वर्चस्व जो था वो अब दिल्ली का सुल्तान का कम हो चुका था, प्रभाव उनका कम हो चुका था और पूरे उत्तर भारत में जो प्रभाव था वो महाराणा सांगा का प्रभाव हो चुका था। उसके बाद आता है बाबर,
और बाबर, देखो आप यहाँ पर पहले एक बयाना का युद्ध हुआ था, क्योंकि बाबर की भी बड़ी महत्वाकांक्षा थी यहाँ पर युद्ध की, क्योंकि वो भी पानीपत का जो पहला युद्ध होता है उसमें इब्राहिम लोदी को परास्त करके एक तरह से दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे। उसके बाद अगर उनको भारत का सम्राट बनना है, मुगल साम्राज्य स्थापित करना है, तो महाराणा सांगा को हराना बहुत जरूरी। तो एक बयाना का युद्ध होता है जिसमें बाबर की सेना और महाराणा सांगा इनकी सेना के बीच में युद्ध होता है, और यहाँ पर मुगल सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया जाता है। इसके बाद से मुगल सैनिकों में और बाबर में भी एक तरह से डर बैठ जाता है राणा सांगा की तरह। तो ये एक तो ये आपको पता होना चाहिए बयाना का युद्ध कब हुआ था। देखो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 16 फरवरी 1527। इस युद्ध के बाद, बयाना का युद्ध के बाद, आपने पढ़ा होगा कि मुगल सैनिक युद्ध करने से मना कर देते हैं कि वो सांगा के सैनिकों के साथ अब लड़ाई नहीं कर सकते, उनकी हिम्मत नहीं बची। लेकिन बाबर सब में वापस जोश भरता है, और अगला जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर की रणनीति बड़ी तगड़ी थी, और उसी रणनीति की वजह से जो उनकी, आपने पढ़ा होगा तुलगमा पद्धति और तोप खाने का जो प्रयोग किया था, इसकी वजह से उसमें बाबर विजयी होता है। और जो अंतिम हिंदू सम्राट, जिनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य और बहुत बड़ा नाम था संग्राम सिंह, वो साम्राज्य एक तरह से खत्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कोई भी राजपूत शासक या कोई भी हिंदू राजा इतना प्रभाव नहीं जमा पाया, इसलिए महाराणा सांगा को कहा जाता है एक तरह से ये अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट इनको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह। नेट पे आप सर्च करेंगे तो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कई जगह हेमू का नाम भी आता है, अकबर और हेमू का युद्ध होता है। हेमू का सही नाम वैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और वो युद्ध में लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा, लेकिन हेमू के एक तीर लगता है और हेमू घायल हो जाता है, बाद में हत्या कर दी जाती है और अकबर उस युद्ध को जीत जाता है। तो यहाँ पर अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट अगर राजपूत शासकों में पूछेंगे तो इसका सही आंसर होगा महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह। अगला सवाल, निम्न में से किन वीरों ने महाराणा प्रताप के जाने के बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? महाराणा प्रताप के जाने के बाद मतलब महाराणा प्रताप जब चैत्य की टांग कट जाती है तो उस युद्ध क्षेत्र से उनको बाहर लेकर चला जाता। आपने झाला बीदा का नाम सुना होगा। झाला बीदा उनका छत्र धारण कर लेते हैं और महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर लेकर चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद हल्दी घाटी युद्ध पूरी सेना उनकी पड़ी थी। तो जो मुख्य दो वीरों ने जो यहाँ पर भूमिका निभाई थी, एक तो था उनके हाकिम का सूरी जो उनके पठान सेनापति थे। ध्यान देना, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो उनके पठान सेनापति उनका नाम था हाकिम का सूरी। अफगान थे, ये अफगान सेनापति थे। और इनका दूसरा सही आंसर है भीम सिंह। जयमल पत्ता भी हमने पढ़ा था, ये जयमल पत्ता 1568 में महाराणा उदय सिंह के समय थे। तो हाकिम का सूरी और भीम सिंह ये थे सरदार भीम सिंह डोडिया, सरदार भीम सिंह डोडिया, ये इनका पूरा नाम था, सरदार भीम सिंह डोडिया। तो ये बाद में लड़ते हैं। भीम सिंह डोडिया के बारे में अगर आपने कहीं पढ़ा हो, सीरियल में देखा हो, तो भीम सिंह डोडिया का दो तीन कथन बहुत बड़े प्रचलित हैं। जब मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है, उनको भोजन कराते हैं, तो भोजन के साथ महाराणा प्रताप खुद नहीं जाते हैं, वो अमर सिंह को भेजते हैं, और अमर सिंह के साथ भीम सिंह डोडिया को भी भेजते हैं। तो वो मना कर देते हैं कि मैं ये भोजन नहीं करूँगा, अब भोजन रण क्षेत्र में ही होगा, भोजन रण क्षेत्र में होगा, मतलब अब सीधा युद्ध होगा। वो उसको अपमान समझ लेते हैं। जो महाराणा प्रताप की बीमारी का नाटक बना रहे हैं, अब सभी इलाज रण क्षेत्र में ही होने वाला है। जब वो ये कहते हैं कि भोजन रण क्षेत्र में ही होगा, तो भीम सिंह डोडिया उनको वापस बोलते हैं, ठीक है फिर अपने फूफा को भी साथ में लेकर आना। मान सिंह को क्या बोलते हैं? अपने फूफा को भी साथ में लेकर आना। ये व्यंग्य के तौर पर, फूफा का मतलब अकबर को भी साथ में लेकर आना, और उस समय तुम मेरे भाले से बचोगे नहीं। और जब युद्ध करने आते हैं तो भाले से बहुत तेज वार भी करते हैं भीम सिंह डोडिया मान सिंह पर, और मान सिंह उस समय भी बच जाते हैं। महाराणा प्रताप का वार तो आपने सुना होगा, भीम सिंह डोडिया के वार से भी बाल बाल बचते हैं मान सिंह उस युद्ध में। हालांकि उस वार के दौरान भीम सिंह डोडिया भी मारे जाते हैं। तो भीम सिंह डोडिया की भी कहानियां बहुत सारी कही जाती है। हालांकि हमारे इतिहास में, जो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें बहुत गिने चुने ऐसे उदाहरण हमें दिखाए जाते हैं, बहुत सारी कहानियां तो हमें बताई नहीं जाती है। तो भीम सिंह और हाकिम का सूरी हैं, वो हल्दी घाटी युद्ध में लड़ते हैं। हल्दी घाटी के बारे में थोड़ा कुछ और भी जान लेते हैं। एक तो ये पूछा जाता है हल्दी घाटी, इस युद्ध का और अलग अलग नाम, एक नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल ने इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध को क्या कहा था, ये आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा था ये खमनोर का युद्ध, अलग अलग इसका नाम, अबुल फजल खमनोर का युद्ध।
इसके अलावा बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। बदायूनी गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आपको पता होगा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध को। और ये किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक दो फैक्ट्स और हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। इस युद्ध से पहले, हल्दी घाटी युद्ध से पहले, अकबर अपने 4 शिष्टमंडल को भेजता है। वो 4 शिष्टमंडल का आपको क्रम पूछा जा सकता है कि किस क्रम में 4 शिष्टमंडल को भेजते हैं। शिष्टमंडल का मतलब यहाँ से महाराणा प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है कि आप हमारी संधि को स्वीकार कर लीजिए, हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, कोई युद्ध करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो किस क्रम में भेजा जाता है, ये भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं, JMBT। जैसे आप याद रखेंगे जलाल खां कोची, M से याद रखेंगे मान सिंह, B से याद रखेंगे मान सिंह के जो पिता थे भगवंत दास, और T से याद रखेंगे टोडरमल। ये इनका क्रम था। ये 1572 में नवंबर के आसपास, नवंबर के महीने में, और ये जून में, ये सितंबर में, और ये दिसंबर में, ये 1573। ये इनका क्रम है। मैं वापस बता देता हूँ, JMBT से आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जलाल खां कोची, M से मान सिंह, B से भगवंत दास, और T से टोडरमल। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था? यहाँ से इंडियन हिस्ट्री शुरू हो चुकी है और हम मध्यकालीन भारत में एक तरह से एंटर कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री यहाँ से हम शुरू कर चुके हैं। राजस्थान की हिस्ट्री अब चली गई है पीछे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था? मैंने आपको कुछ टाइम पहले, अगर आपने देखा हो किसी ने, तो मैंने बहुत सारे जो भी भारत के अब तक सारे महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं वो सारे के सारे लिखवाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। ध्यान दीजिए, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी नहीं पूछा जा रहा है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर यहाँ पर ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। विदेशी आक्रमणकारी अगर पूछा जाए तो प्राचीन भारत में अलग इसका उत्तर आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी। देखो इसका सही आंसर होगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था और वहां के राजा थे दाहिर। सिंध पर आक्रमण, और वहाँ के राजा जो थे दाहिर, उनको परास्त किया था, संधि करने पर मजबूर किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ये पहला व्यक्ति, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और 712 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण किया था। बाकी को आप महमूद गजनी या महमूद गजनवी, गजनवी के बारे में भी आपने खूब पढ़ा होगा। सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर को उसने कई बार लूटा। तो गजनवी के बारे में आता, जो सोमनाथ जो मंदिर था उसको पूरा खंडित करना, उसको पूरा खंडित करके चला गया और उसकी जो सारी संपत्ति थी उसको लूट के चला गया। इसने 1001 ईस्वी, 1001 ईस्वी से लगाकर 1025, 26, 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार युद्ध लड़े थे। इसके बीच में 17 युद्ध, 17 बार उसने आक्रमण किए थे। और इसका जो 16वां आक्रमण था 1025-26 के आसपास, वो था सोमनाथ पर आक्रमण, जो सबसे गंभीर इसका आक्रमण था। तो 17 आक्रमण करता है महमूद गजनवी और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर संपत्ति लूट कर ले जाता। तो मोहम्मद गजनवी का यहाँ पर मकसद राज करना नहीं था, बस लूटना था। तो वो लूट के बहुत सारी संपत्ति। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। इसका यहाँ पर उद्देश्य ये था, यहाँ पर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। मोहम्मद गौरी भी 1175 में पहली बार भारत पर आक्रमण करता है, मुल्तान पर। इसके बाद इसने भी बहुत सारा आक्रमण किया और ये भी कभी हारा नहीं, सिर्फ 2 ही राज्यों से हारता है। 1178 में गुजरात के राजा थे, और उसके बाद 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है जिसमें वो पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं। और उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और यहाँ पर स्थायी तौर पर एक तरह से आप कह सकते हैं मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। गुलाम वंश की स्थापना होती है, ये स्वयं चला जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का एक तरह से शासन सौंप कर चला जाता है। तो यहाँ से 1192 के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और वो स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। अगला सवाल, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? ध्यान देना, सवाल को अच्छे से पढ़ना। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान यहाँ पर कौन था? इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या फिर बलबन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
सही आंसर क्या होगा आप मुझे फटाफट कमेंट में बता सकते हैं। देखो यहां पर पूछ रहा है प्रथम मुस्लिम सुल्तान। मोहम्मद गोरी युद्ध जीतने के बाद वो शासन सौंप कर चला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर 1206 से लेकर 1210 यहाँ का शासक रहता है, और इसने दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके बाद इल्तुतमिश आता है, वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। अब हमारा सवाल यह है कि पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था। अगर ये सवाल आ जाए पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। क्यों है उसका रीजन बताता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले यहाँ का शासक बनता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का सुल्तान नहीं था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि मिलती थी जो तुर्की के खलीफा होते थे, खलीफा से मान्यता लेनी पड़ती थी, मान्यता लेने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण करनी थी। तो यहाँ कुतुबुद्दीन सुल्तान के रूप में यहाँ पर कार्य नहीं करता है। उसके बाद वो अपने दामाद जो होता है इल्तुतमिश, वो वहाँ का शासक घोषित करता है, और इल्तुतमिश पहली बार तुर्की के खलीफा से मान्यता लेता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसलिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान अगर आएगा तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन जब ऐसा पूछा जाए वास्तविक संस्थापक किसको माना जाए तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम वास्तविक शासक किसको माना जाएगा तो इसका आंसर भी होगा इल्तुतमिश। क्लियर है। इसके बाद आपको पता है इल्तुतमिश के बाद इसके जो पुत्र थे वो अयोग्य था आरामशाह, तो इसके बाद इसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया, और पहली महिला शासिका, एक तरह से भारत के बारे में कहा जा सकता है भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बनती है। और फिर बाद में रजिया के बाद में यहाँ पर रजिया को हटा दिया जाता है, बलबन यहाँ का शासक बनता है। बलबन के बारे में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। लोह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी। सवाल पूछा जाता है लोह और रक्त की नीति, मतलब कठोर नीति उसने अपनाई थी, और जो भी इसके विरोधी थे सबको उसने समाप्त कर दिया। ये तुर्कान है चहलगानी, जो 40 सरदारों का समूह था, पहले ये खुद इसमें शामिल था, लेकिन सम्राट बनने के बाद वो सबसे पहले उसी तुर्कान है चहलगानी को समाप्त करता, अपने सारे विरोधियों को समाप्त कर देता। नवरोज जो एक फारसियों का त्यौहार होता है, उसकी भारत में भी शुरुआत इसने बलबन ने ही शुरुआत की थी। सिजदा और पौबोस जो दो रिवाज थे वो शुरुआत करने वाला भी बलबन ही था। अब यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर पॉलिटी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अब देखो सीधा सीधा ये सारे के सारे मौलिक अधिकार आ रहे हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, या फिर इनमें से कोई नहीं। विदेश यात्रा का अधिकार, मुझे बताइए क्या विदेश यात्रा करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, क्या मूलभूत अधिकार है, भाग 3 में आता है या नहीं आता है। तो 1978 से पहले ऐसी कोई व्याख्या नहीं थी कि विदेश यात्रा करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है या नहीं है। अब देखो पॉलिटी तो मैं आपको काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, और पॉलिटी तो मेरा खुद का विषय, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में समझाऊँ। विदेश यात्रा का अधिकार 1978 का एक बहुत महत्वपूर्ण केस आता है, 1978 मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस केस के पहले जो अनुच्छेद 21 था, सिर्फ उसकी व्याख्या इतनी थी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। बहुत सीमित व्याख्या थी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण नहीं छीने जा सकते हैं। प्राण उसके तभी लिए जा सकते हैं जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो पहले शब्द काम में आता था वो था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखो मैं बताता हूँ कि इसके बाद क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पहले भारतीय संविधान में इस शब्द का यूज होता था, लेकिन यहाँ पर 1978 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी और जो मेनका गांधी जी थी वो बाहर जा रही थी, विदेश यात्रा करनी थी, और 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आया कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लीगल रूप से विदेश जा रहा है तो उसको विदेश जाने से रोका नहीं जा सकता। ये व्यक्ति के जीवन के अधिकार से जुड़ा है। यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता, हमारे शरीर की स्वतंत्रता, हम अपने शरीर को लेकर स्वतंत्र हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं पर भी जाए, कैसे भी रहें, किसी के भी साथ रहें, कोई राज्य उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 के तहत हमारे जीवन का अधिकार है। बाद में इस जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 को बहुत व्यापक और विस्तृत कर दिया गया, और इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था ऐसा
कि राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है, हम यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि विधि द्वारा, विधि का मतलब यहाँ पर एक तरह से संसद ने जो कानून बना दिया है उसी कानून के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को चलना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसकी व्याख्या को पूरी तरह से बदल दिया और यहाँ पर यह कह दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ही विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया भी मौजूद है। सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो बिल्कुल सम्यक यानी कि उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट आपके किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। जो हम कल बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए हुए कानून को अगर उसकी प्रक्रिया सही नहीं है, यदि वो संविधान के विरुद्ध है, यदि वो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे रद्द कर सकता है। ध्यान देना, इस केस के पहले, इस 1978 के केस के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा है और नहीं कभी इसका यूज किया, लेकिन पहली बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर आपकी प्रक्रिया भी उचित नहीं है तो भी हम आपके कानून को रद्द कर सकते हैं। आपके कानून अगर मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो हम आपके कानूनों को रद्द कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा और एक तरह से अनुच्छेद 21 की बहुत विस्तृत व्यापक व्याख्या कर दी और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बहुत बड़ी पावर्स आ गई इस डिसीजन के बाद। नागरिकों के पास बहुत बड़ी पावर आ गई इस डिसीजन के बाद। तो ये केस बहुत मायने रखता है भारतीय संविधान के इतिहास में। आप देखेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अधिकार का मतलब कोई सामान्य अधिकार नहीं है, यहां पर जीने का अधिकार में का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार मिले वो गरिमापूर्ण, यानी इसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार, जैसे किसी भी व्यक्ति को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, ये उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के खिलाफ है। किसी भी व्यक्ति को जैसे महिला को खास तौर पर रात्रि में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा होने पर उसकी फांसी की सजा देरी से नहीं कर सकते। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अभी आप देखेंगे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो मद्रास हाईकोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग पर, कि चुनाव आयोग को हम फांसी पर लटका देंगे क्या, क्योंकि चुनाव आयोग की वजह से, उन्होंने कहा चुनाव आयोग की वजह से यहाँ पर कितने लोगों की जानें चली गई है। चुनाव आयोग सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है, सरकार लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही। ऑक्सीजन नहीं दे पा रही, इसका मतलब व्यक्ति का अनुच्छेद 21 यहाँ पर चला जा रहा है, क्योंकि जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, वो छीना जा रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट इंटरवेंशन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। अब क्योंकि देखो बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, पूरा बोर्ड भर गया होगा, मेरे ख्याल से मेन बात आपको समझ में आ गई होगी। 1978 में आप लिख सकते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ, और अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसी के तहत निजता का अधिकार भी आता है। हाल ही में निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर अनुच्छेद 32 यहाँ पर लिखा है, कल ही हमने इस पर डिस्कस भी किया था। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकार के बारे में नहीं लिखा है, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, यहाँ पर सांविधिक अधिकार के बारे में भी नहीं है, केवल और केवल मौलिक अधिकार के बारे में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार का हनन होने पर रिट जारी कर सकता है। इसकी जगह अगर अनुच्छेद 32 की जगह यहाँ पर अगर 226 आ जाता तो इसका आंसर हो जाता उपरोक्त सभी, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट संवैधानिक अधिकार की भी रक्षा करेगा, मौलिक अधिकार की भी रक्षा करेगा और सांवैधिक अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे सवाल में अनुच्छेद 32 है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, तो मौलिक अधिकार यहाँ पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार की रिट जारी होती है, वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इनका अंग्रेजी नाम जो आता है वास्तव में वो लैटिन नाम है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, क्योंकि वो भी आपको याद होना चाहिए। हिंदी में आप मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आता है हैबियस कॉर्पस। कई बार एग्जाम में हैबियस कॉर्पस लिखा आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। दूसरा होता है मैंडेमस। तीसरा होता है प्रोहिबिशन। चौथा सर्शियोरी,
और पांचवा होता है कोवरंटो। मेरे ख्याल से आपने हिंदी में सभी साथियों ने लिखे होंगे, अब मैं बता देता हूँ हिंदी में। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मेंडेमस परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। सर्श्योररी उत्प्रेषण, और कोवरंटो का मतलब होता है अधिकार प्रच्छा। आपको ये हिंदी में भी याद होना चाहिए और ये जो मैंने अंग्रेजी में लिखे हैं ये नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार हिंदी में भी इस तरह से लिख दिया जाता है। तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आपके संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करेगा, आपके मौलिक अधिकारों की भी और आपके सांविधिक अधिकारों के लिए भी वो रिट जारी कर सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। इसका कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 25 पर किस किस के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जा सकता है। अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपका एक मौलिक अधिकार होगा, ऐसा अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप अपने अंतःकरण से, अपने मन से किसी को भी मान सकते हैं, अपने धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन क्या यह अधिकार एब्सोल्यूट है? क्या पूरी तरह से ये आपको अधिकार मिला हुआ है? या कुछ प्रतिबंध भी लग सकता है? तो 3 आधार बताया गया कि 3 आधार पर आपके इस धार्मिक अधिकार का पर प्रतिबंध भी लग सकता है। वो 3 आधार क्या क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है सार्वजनिक व्यवस्था या फिर लोक व्यवस्था। आपको अपने धार्मिक प्रचार करने का, उसके अनुसार प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। लोक व्यवस्था कैसे? मान लो कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं और उसके लिए पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है। क्या किसी धार्मिक जुलूस को निकालने के लिए आप रोड को ब्लॉक कर सकते हैं? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक ऑर्डर। आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लोगों को परेशानी नहीं हो सकती है। अगर लोगों को परेशानी होती है तो ये आपका अधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लोगों को परेशानी आप नहीं दे सकते हैं धर्म के नाम पर, यानी सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर धर्म पर या पर इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। रोड के बीच में कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर को वहां पर डिस्टर्ब करेगा। रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर आप माता जी का जागरण नहीं कर सकते। प्रतिबंध लगाया जा सकता है लोक व्यवस्था के आधार पर। स्वास्थ्य के आधार पर कोई ऐसी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं जो लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे। आप कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता भी लाल चटनी खा लीजिए, हरी चटनी खा लीजिए, इसको खाने से जो करपा होगी करपा आने लग जाएगी, है ना। लोगों को स्वास्थ्य इस तरह से नहीं दिया जा सकता। कोई इस तरह से कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ होगा। कोई धर्म के नाम पर कोई स्वास्थ्य ठीक करने का दावा करता है और कोई व्यक्ति की अगर स्वास्थ्य खराब होता है, इस तरह की इजाज़त वहाँ पर नहीं दी जा सकती है। तीसरा है सदाचार। सदाचार का मतलब होता है नैतिकता। कोई धर्म के नाम पर अगर आश्रम बनाकर वहाँ अनैतिक कार्य कर रहा है, इस तरह का वहाँ पर आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। तो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, ये इसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मानववाद इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मानववाद यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अनुच्छेद 25 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, धर्म के नाम पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, और धर्म के नाम पर अनैतिक कार्य नहीं हो सकता, यानी सदाचार का यहाँ पर आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर रीजनिंग का सवाल आ गया है। एक कथन दिया हुआ है और नीचे 2 मान्यता दी हुई है। आपको बताना है कौन सी मान्यता इस कथन में अंतर्निहित है। कथन है किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होते हैं। मान्यता का मतलब है कि इस कथन को पढ़कर आप क्या धारणाएं बना सकते हैं, आपकी मान्यताएं क्या बन सकती है, क्या इसके पीछे धारणाएं हो सकती है, वो देखना है। हमने कथन कहा कि किसी शिक्षित व्यक्ति के मूल्य एक अशिक्षित व्यक्ति के मूल्य से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस कथन को वास्तविक रूप में भी लागू हो सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति के मूल्य अलग हो सकते हैं, एक अशिक्षित व्यक्ति के मूल्य अलग हो सकते हैं। दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। अब इससे हम क्या धारणा निकाल सकते हैं? पहली धारणा कि शिक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इससे ये मान्यता, ये धारणा बिल्कुल बनाई जा सकती है। हमने पहले कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति की मान्यता, जो वैल्यूज़ हैं, जीवन मूल्य हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका अर्थ यही निकल रहा है कि शिक्षा की वजह से, शिक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है कि एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई भी जीवन मूल्य नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये धारणा इससे नहीं बनाई जा सकती, मान्यता नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि अशिक्षित व्यक्ति के कोई भी जीवन मूल्य नहीं होते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति के भी बहुत ऊंचे जीवन मूल्य हो सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कथन, ये मान्यता सही नहीं है। केवल प्रथम जो मान्यता फर्स्ट है वो अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये मैथ्स का सवाल आ गया, फटाफट इसको सोल्व करके देख लीजिए। मैं इसको डायरेक्ट ही सोल्व करा देता हूँ, कोई रूल्स नहीं, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। आनंद अपनी आय का 75%, ये प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है, अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय यदि 20% बढ़ गई या बढ़ जाती है और उसने अपने खर्चे में, उसकी आय 20% बढ़ गई और उसने अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर ली, बताइए कि इसकी बचत में कितनी वृद्धि हो गई है। देखो सिंपल सा सवाल है। मान लेते हैं 75% चल रहा है तो 100 पर मान लेते हैं कि उसकी आय 100 रुपये है और ये 75 रुपये अभी खर्च कर देता है। ओके, तो इसकी अब बचत कितनी हो रही है, मान लेते हैं इसकी बचत हो रही है 25 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी आय 20% बढ़ गई है, तो बढ़ने के बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो जाती है। और उसने अपने खर्चे में अब 10% की वृद्धि कर ली। आय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ उसने अपने खर्चे में भी बढ़ोतरी कर ली। वो कितनी कर ली है, खर्च कह रहा है 10% की वृद्धि हो गई, तो खर्च 10% वृद्धि होने पर अब 120 रुपये अगर आय हो रही है तो खर्च कितना होगा। ध्यान देना, 10% हमें 10 रुपये, 100 का 10 रुपये नहीं निकालना है, खर्च का 10% निकालना है। तो खर्च पहले 75 हो रहा था, इसका 10%, बहुत आसान है 10% किसी का भी निकालना। एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 7.5, 7.5 रुपये होगा 10%। तो पहले 75 रुपये खर्च होते थे, अब 7.5 रुपये और जोड़ लीजिए, 7.5 जोड़ेंगे तो 80 और 2 82.5। इसका मतलब है जब 20% आय बढ़ गई यानी 120 रुपये हो गए तो इसका खर्चा भी बढ़ गया, पहले 75 करता था अब 82.5 रुपये कर रहा है। ओके, तो अब इसकी बचत कितनी हो रही है, हमें निकालना बचत में वृद्धि कितनी हुई है। तो पहले तो ये निकाल लेते कि बचत अब कितनी कर रहा है, फिर हम निकाल लेंगे इसमें टोटल वृद्धि कितनी हुई है। तो निकाले तो कितना अंतर हो जाता है, 20 और यहाँ पर 18, 38, 37.5। पहले जो बचत थी वो 25 रुपये थी, अब 37.5 रुपये हो रही है। ये पूछ रहा है कि बचत में कितनी वृद्धि हुई, परसेंटेज में निकालना है। तो कितनी वृद्धि हुई पहले तो ये देख लेते हैं, बचत में वृद्धि कितनी हो रही है। 25 और 37.5 में अंतर यहाँ पर आ रहा 12.5, तो परसेंटेज में निकालना है। 12.5 रुपये में वृद्धि हो रही है क्योंकि हमने इसको रुपये मानकर चला है। तो 12.5 रुपये की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट हो रही है, वो परसेंट हम निकालेंगे 25 पर। तो 12.5 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, वैसे तो सीधा पता चल रहा है 25 का आधा होता है 12.5, आधा का मतलब है 50%, यानी कि उसकी जो बचत है वो 50% बढ़ गई। आप कैसे निकाल सकते हैं, 12.5 25 का कितना परसेंट, तो इंटू 100 कर दीजिए आप, इसको आप 4 बार कट जाएगा और 12.5 को 4 से गुणा करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा 50%, यानी उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई। मेरे ख्याल से वापस दोबारा समझाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान से आपको ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अब करंट अफेयर्स के सवाल आ गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर, सवाल यह होगा किस नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पन बिजली परियोजना, आप इनका भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेतु 5,281.94 यानी 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को जनवरी 2021 में मंजूरी दी है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रोजेक्ट पे काम चलता है तो वहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। आरएस में, अभी मैं आपको बताऊंगा, आरएस में पिछले 2-3 प्री एग्जाम में लगातार इस परियोजना पे जो काम हो रहा है उस पर सवाल पूछे गए, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो किस नदी पर यह रतले पन बिजली परियोजना बन रही है, चिनाब नदी, सतलज नदी, नीलम नदी या फिर झेलम नदी। तो इसका देखो सही आंसर है ऑप्शन ए, चिनाब नदी। ये जो रतले प्रोजेक्ट बन रहा है ये चिनाब नदी पर बन रहा है। ये चर्चा में क्यों रहा, जैसे ये प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी है पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है। आप कहेंगे पाकिस्तान ने इसका विरोध क्यों कहा, पाकिस्तान इसका विरोध क्यों कर रहा है। हम भारत में अगर कोई भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ हो रही है भाई, पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका रीजन बताता हूँ। आपने एक सुना होगा सिंधु जल समझौता, एक तो एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है सिंधु जल समझौता, क्योंकि खबरों में रहता है, आपको पता होना चाहिए। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1960 में।
भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। क्या हुआ था इस समझौता में? इस समझौते में ये हुआ था कि जो भी सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं उसके जल का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि देखो आप सिंधु नदी जो भी बहती है और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदी, ये सारी की सारी सहायक नदियां और सिंधु नदी, इनका उद्गम भारत में होता है। सिंधु नदी भी भारत से होकर जाती है, उद्गम यहाँ पर आप तिब्बत में देखेंगे, उसके बाद ये भारत में होकर आती है ये नदी। तो भारत चाहे तो इनका सारा पानी रोक सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बीच में हमारे यहाँ पर एक 1960 में समझौता हो रखा है कि नदियों का बंटवारा कैसे होगा। नदियों का बंटवारा इस तरह से है कि 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, जो भी पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु नदी है, चिनाब नदी है, झेलम नदी है, उनका पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और जो पूर्वी नदियां हैं, रावी है, व्यास है, सतलज है, उनका पूरा पानी भारत यूज करेगा। और इसमें भी जो पश्चिम की नदियां हैं उसका 20% पानी भारत यूज कर सकता है, और इन पर जल विद्युत परियोजना भी बना सकता है इन नदियों पर, लेकिन किसी भी प्रकार से पानी का बहाव बाधित नहीं होना चाहिए। यह समझौता हो रखा था। तो इसी समझौते के आधार पर भारत ने इस पर अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि इस समझौते के तहत भारत में ये लिखा हुआ है कि भारत कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, बस पानी रुकना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये इसलिए आरोप लगाए कि इस वजह से पाकिस्तान में पानी की कमी पड़ सकती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के स्तर को खारिज कर दिया और भारत को क्लीन चिट दे दी, और इसके बाद भारत ने ये पावर प्रोजेक्ट चालू कर दिया। तो ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के ऊपर है। इसके अलावा जो पहले एग्जाम में सवाल पूछे गए वो एक तो पूछा गया दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट, दुलहस्ती जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दुलहस्ती, और एक एग्जाम में ये दोनों आरएस में पूछे जा चुके हैं, सलाल पावर प्रोजेक्ट। यही सवाल पूछा गया कि ये पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बने, तो ये दोनों के दोनों भी चिनाब नदी पर ही बने हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल देखते हैं। DRDO तथा भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को क्या नाम दिया गया है? भारत की पहली स्वदेशी पिस्टल, इसका मतलब है कि इसके पहले जो पिस्टल है वो सारी की सारी बाहर से आती थी। पहली बार भारत की जो स्वदेशी पिस्टल बनी है, आपको पता है भारत सरकार बार बार आजकल एक शब्द काम में ले रही है, वो है आत्मनिर्भर भारत। और अब हम डिफेंस के मामले में, अभी डिफेंस में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन डिफेंस के मामले में हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 101 ऐसे रक्षा उपकरण थे जिन पर आयात पर पाबंदी लगा दी है, और यह निर्णय लिया कि वो सारे के सारे उपकरण हम यहीं पर बनाएंगे भारत में। और 2024 में हमने ये टारगेट रख रखा है कि हम एक बड़े स्तर पर हम जो भी आयुध उपकरण हैं, जो भी रक्षा उपकरण है, हम उनका निर्यात करेंगे। अभी भी भारत बड़े स्तर पर आयात करता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक, ये जो बड़ी जैसे रफाल जैसा विमान बनाने में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे हम इस पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार हमने स्वदेशी पिस्टल बनाई है। सवाल ये पूछा जा रहा है इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असमी, ASMI, असमी इसका नाम रखा गया। ये 100 मीटर तक की फायर कर सकती है। पहले ये मुख्यतः हमारी जो पिस्टल पहले आती थी वो जर्मनी से और भी अन्य देशों से, जर्मनी से मुख्य तौर पर पिस्टल आती थी, अब ये भारत में बनने लगेगी और इसका नाम है असमी। अगला सवाल देखते हैं। वैसे आप मुझे यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं DRDO के वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लास्ट सवाल लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ओडिशा के तट से, बालासोर वहाँ पर तट, ओडिशा के तट से होक आई विमान से एक स्मार्ट एयरफील्ड विध्वंसक अस्त्र यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको SAW नाम दिया जा रहा है, SAW का कैप्टिव एंड रिलीज उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक 21 जनवरी 2021 को किया गया। ये किस तरह का अस्त्र है, आपको ये पूछा जा रहा है। SAW जो अस्त्र है, SAAW, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, क्या है ये वेपन? पहले तो मैं ये बता देता हूँ। ये एक वेपन है जिसको होक आई विमान से, एक विमान है, विमान के अंदर फिट किया जाएगा, आसमान में जाकर ये ग्राउंड अटैक कर सकता है, आसमान से नीचे की ओर ग्राउंड अटैक कर सकता है। नीचे कोई भी अगर कैंप चल रहा है, नीचे कोई भी आपका रडार है, नीचे कोई भी सेना का कुछ भी काम चल रहा है, उस पर ऊपर से अटैक किया जा सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये SAW क्या है? ये वास्तव में है ग्लाइडिंग बम है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है, एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, एंटी टैंक बम नहीं है, ये ग्लाइडिंग बम है जिसका नाम दिया गया है SAW, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये एक स्मार्ट वेपन है जो वहाँ पर सीधे उनको अटैक करता है। अब इसकी खास ज़रूरत क्या है, खास विशेषता क्या है?
देखो इसको हॉक आई विमान से लगाया गया। पहले भी यूज होता था, ये इसका नोवा टेस्ट था वास्तव में। इसके पहले 8 टेस्ट भी हो चुके हैं। पहले ये बड़े विमान, जगुआर विमान में, सुखाई विमान में होते थे। अब ये विमान एक तरह से रिटायर्ड हो रहे हैं, ये पुराने हैं, इसलिए हॉकाई में इसका परीक्षण किया गया और ये परीक्षण एक तरह से सफलतापूर्वक हुआ है। ये कोई भी ऊपर जाके, विमान को ऊपर ले जाकर हम एक लंबी दूरी में एक तरह से इसका अटैक कर सकते हैं, ग्राउंड अटैक। अब क्योंकि मिसाइल से अटैक करना बड़ा मुश्किल होता है, मिसाइल बहुत भारी होती है, इसका वजन सामान्यतः होता है 120 से 125 किलो, जबकि इसी की तुलना में मिसाइल जो होती है वो बहुत भारी होती है। तो इसका परीक्षण किया गया ग्लाइडिंग बम है। इसके अलावा देखो सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। बराक जो मिसाइल है, इसके अलावा हमारी जो त्रिशूल मिसाइल बनाई गई थी, वो भी एक तरह से सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, नाग मिसाइल, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। और एंटी टैंक बम भी है, कुछ अलग नाम है, जैसे FS है, PDS है, इसका भी हाल ही में परीक्षण हुआ था। ये एक एंटी टैंक बम है, ये भी एक तरह से मिसाइल की तरह से बम में जाता है और किसी भी टैंक को खत्म कर सकता है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।